देखो कलम ने क्या डिस्कस किया था, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उससे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, या एक क्रैमर्स रूल रह गया है तो जानते ही हो तुम लोग, ये लिखा देता हूँ। तो जो क्रैमर्स रूल है, ये मेनली तभी वैलिड है जब डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, मान लो इस तरह से सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, और जहाँ पे क्या होता है ए कोई, तो ये तभी वैलिड है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये तो तभी वैलिड है जब ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और x तो वेक्टर है, तो x वेक्टर होगा x1 x2 xn, एंड b तो पता ही है b है b1 b2 bn, n क्रॉस 1। तो यहाँ हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग नाम रखते हैं डेल्टा एज डिटर्मिनेंट ऑफ a। और क्या होता है, सो हम लोग डेल्टा लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डेल्टा आई जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a आफ्टर रिप्लेसिंग ith कॉलम बाय वेक्टर b। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि डेल्टा आई में ए का ही डिटर्मिनेंट लेंगे, बट ए में हम लोग क्या करेंगे, जो ith कॉलम है उसको हटा के बी वेक्टर रख देंगे। तो जैसे अब यहाँ से क्या होता है, देन जो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तभी ये वैलिड होगा, है ना। ये तभी ज़रूरी है जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो उस केस में जो x1 की वैल्यू आएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, x2 की जो वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड सो ऑन। x3 की जो वैल्यू आएगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, या x3 क्या, xn। तो इन जनरल जो xn की वैल्यू आएगी वो डेल्टा n अपॉन डेल्टा होगी, यही है। तो ये क्रैमर्स रूल मेनली इसका इतना ही यूज़ है कि सॉल्यूशन निकाल सके, कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके जी, देख लो। जैसे इसको अगर एग्जांपल से बताऊं, सो मुझे अगर सिस्टम सॉल्व करना है, मान लो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, एंड 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है। तो डेल्टा आप लेंगे डिटर्मिनेंट a जो आएगा 1 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 4, ये डेल्टा है। फिर डेल्टा 1 क्या होगा, सो डेल्टा 1 विल बी कि जो फर्स्ट कॉलम है ए का, है ना, दिस इज योर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो ए है आपके पास वो मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट लिख रखा है मैंने। तो फर्स्ट कॉलम को हटा के बी रख दो, तो 2 1 1 आ जाएगा, बाकी 1 माइनस 1 माइनस 3। एक बार ये चेक कर लो, उसका डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं हो जा रहा ना, ये है। तो वो तो मैंने ही खुद से बनाए, तो जरूर एक बार चेक कर लें बस कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो क्या आता है, एंड यहाँ आ जाएगा -1 2 4। जो डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 2 में आप सेकेंड कॉलम को हटा के ये रखेंगे, सो 2 1 1 ये आ जाएगा, और बाकी एज इट इज 1 1 1 2 -1 2 4। एंड ऐसे ही डेल्टा 3 अगर लिखेंगे तो थर्ड कॉलम ए में रिप्लेस करेंगे बी वेक्टर से। सो डेल्टा 3 में, सो आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस कीजिए, 2 1 1 यही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है। नाउ ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जो y की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जो z की वैल्यू आएगी वो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है भाई, देख लो। सो दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये सॉल्व करने का एक इजी वे है। अदरवाइज जो हम लोग 12th क्लास में क्या करते थे कि ए एक्स बराबर बी है,
अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो x की वैल्यू आती थी, यहाँ पे लेता हूँ, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है और ए अगर इन्वर्टिबल है तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही है। सो ये होता था, तो इसमें इन्वर्स निकालना पड़ता था, इन्वर्स निकालने में काफ़ी टाइम जाता है, तो बेटर आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, हो जाएगा। सो नेक्स्ट, तो ये तो सिंपल है। अभी बाकी कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ पहले, जो कल हमने थ्योरी किए थे उस पर। तो नहीं तो ऑर्थोगोनल वाला ट्यूशन ट्राई किया था, ये वेक्टर स्पेस का है। क्या बना चाह रहा है, अच्छा देखो ये जैम 2024 का वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, तो ये तो अभी हमने पहले ही कवर किए थे, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि, है ना, हाँ क्या करेंगे अभी, सोच के बताओ। कह रहा है कि वी वेक्टर सब स्पेस है, वो वी जो है x1 x2 x3 x4, जहाँ x1 इज इक्वल टू x2, तो v को अगर हम री राइट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ x1 x2 इक्वल है, तो x2 को x1 रख दो, x1 x1 x3 x4, यही है ना, कंसिडर विद ओवर दिस रियल फील्ड। तो अब बताओ इसमें कितने फ्री वेरिएबल है, 3 है ना, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ वी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, या मैं इसको लिखता स्पैन करके, अभी तो आपको सीधा सीधा समझ आना चाहिए कि इसमें कितने फ्री वेरिएबल है। तो फ्री पहले 4 था ना, और एक इक्वेशन दे दिया तो एक वेरिएबल को कम कर देगा, तो इससे आपका आंसर आ गया, तो यहाँ सिंपली 3 आ जाएगा। और अगर बेसिस निकालना हो तो बेसिस भी निकल जाएगा इजीली, है ना। सो अगर आप इसको लिखते, सो दिस v कैन बी रिटर्न एज स्पैन ऑफ, तो इसमें क्या करते, एक बार x1 को 1 रखेंगे, बाकी सबको 0, तो या तो वैसे लिखना, वैसे लिख लो, इस रो में 1 1 0 0, एक बार x1 को 0 रखो, x3 को 1 रखो, 0 0 1 0, और एक आएगा 0 0 0 1, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो इनफैक्ट अगर मैं बेसिस भी आपको लिख के दिखाऊं, तो यहां से जो बेसिस आएगी वो ये सेट होगी, ठीक है जी, देख लीजिए। तो ये बेसिस है, इनफैक्ट बेसिस पूछा नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस इज डायमेंशन, तो बेसिस में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसका डायमेंशन 3 है ना, तो आसान है ये। तो एनीवे मैं तो ऑलरेडी 89 हम कर चुके हैं, 89 लास्ट क्लास में ही किया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, 88 अभी किया है, 80 इसमें क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आइगन वैल्यू पढ़ना पड़ेगा, तो बिना आइगन वैल्यू का होगा नहीं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ये देखिए जैम 2024 का ही है, तो इसको ट्राई करते हैं। देख के बताओ, 41 है। पहले तो रैंक निकाल लो, रैंक आपने पहले ही निकाल रखा सब लोगों ने, है ना। रैंक कितना आया था, 2 या 3, आई थिंक 2 आया था, सो रैंक 2 है, तो ये वाला आउट हो गया, 3 वाला। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपको एक्स है ना, दिस सिस्टम इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। पूछ क्या रहा है, गिवन सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, गिवन सिस्टम हैज डज नॉट हैव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है या नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। तो आप ए का रैंक तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, ए ऑगमेंटेड बी का निकाल लो रैंक, ठीक है। सो ए ऑगमेंटेड बी ये है 1 1 नहीं, तो यहां से बनेगा 0 1 1 1 6 8 3 2 8 1 3 5 2 4 8, ये तो आपका ए था, और ऑगमेंटेड बी लिखेंगे तो बी है आपके पास 3 1 10। अब आप इसको इक्वलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके ए का रैंक तो ऑलरेडी पता है आपको पहले से, रैंक ऑफ ए मतलब पहले निकाला है एक बार हमने, अदरवाइज आप यहाँ फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा। सो अभी ये एक मैट्रिक्स कंसिडर करना है, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 रो 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 3 रो एंड 6 कॉलम मेरे पास है,
तो इसमें अप्लाई करेंगे तो मान लो अभी क्या कर सकते हो तुम, इसमें से एक को 0 बना दो, है ना। तो पहले तो इसको 0 बना दो, और 0 मतलब थर्ड रो में सेकेंड रो घटा रहा हूँ, 0 2 6, ठीक है, 0 2 6 2 4 9। तो हमने क्या किया, थर्ड रो में सेकेंड रो घटाया। अभी नाउ ये जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर दो, तो 1 6 2 3 4 1 इंटरचेंज कर रहा हूं मैं फर्स्ट और सेकेंड रो को, 0 1 3 1 2 3, ठीक है। अभी अब देखो तो ये पाइवट एलिमेंट इसका है, अब ये 1 इसको 0 बना सकता है जबकि मल्टीपल ही है। तो अभी के लिए क्या करोगे, अभी आप एक और ऑपरेशन लगाओ। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने पहले R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया है और बाद में इंटरचेंज किया, पहले तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। अभी यहाँ पे क्या करो, R3 को चेंज करो, R3 -2 R2, ठीक है, R3 -2 R2 लगा दो आप। सो जब आप R3 -2 R2 लगाओगे, सो यू विल हैव, सो 1 6 2 3 4 1, ये तो रहेगा ही। R3 तो इसको रहने दो, 0 1 3 1 2 3 रहने दो। अब हम लोग थर्ड रो में सेकेंड रो घटा रहे हैं 2 टाइम करके, सेकेंड रो -2 टाइम सेकेंड रो, 0 0 0 0 3। तो ये पाइवट और ये पाइवट। सो अगर जस्ट ए में देखोगे, ए तो इतना ही है, तो ओनली ए में अगर आप चेक करोगे तो रैंक 2 आएगा, और पूरा ए ऑगमेंटेड बी में चेक करोगे तो पाइवट पाइवट एंड पाइवट। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इकोलॉन फॉर्म 3, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 3 आ गया। तो ए का रैंक ए ऑगमेंटेड बी का रैंक डिफरेंट है, सो मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन, राइट। तो इसका मतलब है कि सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सो डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। किसी को क्वेरी है इसमें, सिंपल है, जो कल हमने थ्योरी किए थे उस पर। सर 53। रुको रुको, सो यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये भी सिंपल सा ही है, इसमें सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैट्रिक्स जो हमने कल पढ़े थे, एडजॉइंट पढ़ा था ना, तो पता ही है 12th में भी था और हमने डिस्कस किया था। ए कोई मैट्रिक्स है A0CD, ये कोई रियल मैट्रिक्स है जहाँ पे AD 1 है, ठीक है, और C नॉन जीरो है। आसान तो है ना। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, A0CD। सो यहाँ से एडजॉइंट ए लिखेंगे, सो एडजॉइंट ए वी विल हैव, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, यही है। अगर आप इनवर्स लिखोगे ए इनवर्स, तो 1 डिटर्मिनेंट ए, और ए का डिटर्मिनेंट ए डी आएगा जो कि 1 दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया, तो 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, सेम ही आ जाएगा। अच्छा अभी तो इनवर्स निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट का इनवर्स क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से अभी आ जाएगा D0 -CA, ये ए इनवर्स है, मुझे एडजॉइंट का भी इनवर्स चाहिए। सो नाउ आई नीड एडजॉइंट का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो अगेन क्या करोगे, 1 डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे AD, वो 1 दे रखा है वहाँ पे, तो AD 1 है, तो यहाँ से आ गया 1/1। अब डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, सो AD और नॉन डायगोनल साइन चेंज करो 0C, तो ये मिल गया। अब वो कर लो, इजली है ना। तो इन दोनों को कह रहा है ऐड कर लो, चेक कर लो कैलकुलेशन। तो नाउ दे आर आस्किंग यू टू ऐड, तो अगर मैं ए इनवर्स और एडजॉइंट ए के इनवर्स को ऐड कर लूँ तो हमारा आंसर होगा A+D 0 0 A+D, चेक कर लो, ऐसा कुछ है। और उसने कह रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बताओ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो पहला ही लग रहा है, यही है जी, देख लो। सो मतलब ऐसे भी ईजी है, प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। हाँ जी बताओ, जो लोग ट्राई करके आए बताओ क्या पूछ रहे भाई। 53।
देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड रियल नंबर है इस तरह से, तो एक्स वाई जेड आर रियल नंबर सच दैट 4x प्लस 2y प्लस जेड इज 31, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज 19, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा इनमें से। तो इसके कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। अभी मान लेता हूं मैं k है, जैसे एक इक्वेशन हमारे पास है, सो 4x प्लस 2y प्लस जेड इज 31, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज 19 एंड 9x प्लस 7y प्लस जेड, लेट्स से इट इज k। नाउ वी नीड टू फाइंड k क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए या तो एक दो ऑप्शन है, एक तो है कि हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे, तब भी हो जाएगा बिना मैट्रिक्स यूज किए, कि इफ यू कैन राइट दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो देन k विल बी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सो वन वे इज दैट, अनदर वे इज कि हम सिस्टम सॉल्व करें। चलो तो मैं पहले वाला तरीका लगाता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला वे में सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा है, लेट्स से c1 टाइम 4x प्लस 2y प्लस जेड इज प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशन प्लस c2 टाइम 2x प्लस 4y माइनस जेड, और दिस इज इक्वल टू दिस 9x प्लस 7y प्लस जेड। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट आएगा 4c1 प्लस 2c2, और वहाँ x का इक्वेशन क्या है, मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके इक्वल किया है। अब वही चीज़ हम यहाँ इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके इक्वल कर देंगे। तो नाउ 4c1 प्लस 2c2 बराबर 9 एंड 2c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 2c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 7, एंड यहाँ से आ जाएगा z का कोएफिशिएंट 7, यहाँ पे c1 हो गया और माइनस c2, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 1। तो इन पहले दो को, इन इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ c1 क्या है एंड c2 क्या है। c1 c2 तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो आप लोग सॉल्व करके बताओ क्विकली। फाइंड c1 c2 सच दैट कि वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। C1 11/8 और C2 7/4। कितना c1 क्या आया, 1, सर 11/8, 11/8, हाँ 11/8, और c2 7/4। किसको सॉल्व किए, इन दोनों को, तीनों के तीनों कैसे सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन है, दो सही आंसर आ जाएगा। 5/6 लास्ट और वाले से 11/6 है। रुक जाओ, हाँ बोलो भाई हर्षित। हाँ C2 का 5/6 और C1 का 11/6। तुम किन दोनों को सॉल्व किए, पहले ये C1 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट किए थर्ड इक्वेशन से, और फिर वहां से जो वैल्यू आ गया उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तुम लोग पहले कोई दो इक्वेशन, अच्छा चलो अभी तुम चेक करो क्या ये वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये तुम लेफ्ट साइड में रखो तीनों के, क्या देखो राइट साइड को सेटिस्फाई कर रही है। तुम खुद चेक करो ये जो तुमने आंसर निकाले हैं क्या ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है।
हाँ सर ठीक तो है, मेरा वाला ठीक है। तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, ऑल थ्री। हाँ हाँ सर। चलो बाकी लोग देख लो भाई। C1 C2 कांस्टेंट है, ठीक है ना, C1 एंड C2 आर कांस्टेंट, जो कि आप निकाल रहे हो। सर यहाँ के निकालना है नहीं सर, हम्म। के वैल्यू निकालना है। नहीं नहीं, पहले C1 C2 निकालना है, फिर के निकालना है। C1 C2 आ गया। सर डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, और इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू? जैसे इक्वेशन 3 है ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों का, निकाल सकते हैं और निकाल लो। जब इतनी चतुराई है तुम्हारे अंदर, आंसर बताओ मुझे सीधा सीधा, मुझे ज्ञान मत दो बीच में, सीधा सीधा आंसर बताओ। अगर तुम निकाल सकते हो तो निकाले क्यों नहीं अभी तक? मैं 10 मिनट से सॉल्व कर रहा हूं, अभी तक तुमने क्यों नहीं निकाला? एक तो बस ज्ञान देने आ जाते हो तुम लोग। क्या है आंसर तुम्हारा, बताओ फाइनल। व्हाट इज योर आंसर? के केवल जब तुम निकाल सकते हो निकाल क्यों नहीं रहे हो फिर? किसका वेट करो, मैं कहूंगा तब निकालोगे। बताओ आंसर क्या है के का। जब निकाल सकते हो तो निकालते क्यों नहीं हो? व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? इंटेलिजेंट दिखाने से इंटेलिजेंट थोड़ी बनोगे, इंटेलिजेंट जो है वो दिखाता नहीं है। तुम सीधा सीधा आंसर बताओ ना कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया, ये आंसर आया, हो गया। क्यों बता रहे हो ऐसे निकाल सकते हैं, ये कर सकते हो? भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, कर सकने में और कर पाने में डिफरेंस है। तुम फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो, लेकिन फर्स्ट रैंक आएगा इसकी गारंटी है? अब ला सकने में और लाने में डिफरेंट है। तुम अगर कर सकते हो तो बताओ क्या आंसर आया। व्हाट इज योर आंसर? जो तुम्हें लग रहा है तुम ये कर सकते हो, करके आंसर बताओ, तब मैं मानूंगा कि तुम कर पा रहे हो। सिर्फ बताओगे सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं उसका। सिंपल, यू टेल मी द आंसर कि मैंने ऐसे सॉल्व किया, ये आंसर आया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन तो मैं तो हर बार क्लास में कहता हूं, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि जो मैं कर रहा हूं ये बेस्ट तरीका है, जरूरी थोड़ी है। दुनिया में 50 मेथड है, लेकिन जरूरी है कि तुम्हें कम से कम एक मेथड आए, या मुझे एक मेथड आना चाहिए, ये जरूरी है, तब मैं सॉल्व। तुम बताओ ये कर, मैं भी कहता हूँ ये कर, लेकिन करने में क्या फायदा है? तुम करके बताओ ना आंसर मुझे कि आंसर क्या है। सर ऑप्शन डी आया है। कौन सा आया? ऑप्शन डी। हाँ बताओ अब कैसे आया, ये बताओ अब। सर इक्वेशन 3 दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को जोड़ दिए है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को जोड़ दिए है, ठीक है। जेड खत्म हो गया, हाँ एक्स वाई दोनों बराबर आ गया है, ठीक है। एक्स वाई खत्म हुआ, डायरेक्ट डायरेक्ट वहां से निकल गया। ठीक है, तो क्या कितना आया? ये है तुम्हारा, क्या आया भाई बाकी लोग? तो ये हुई ना बात कि तुम्हें सॉल्व कर लिया, कर सकते हैं क्या हुआ भाई? तो तुम्हारा किसका, हाँ। अमन तुम्हारा आंसर आया कि नहीं? इनका डाउट था। मेरा तो सिंक की वैल्यू ही नहीं आ रहा है। अब भाई मैं तुम्हें क्या कहूंगा, एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा एटीट्यूड, तुम इतने एटीट्यूड में रहते हो। एक तो मुझे तुम्हारा कुछ दिनों से ये समझ आ रहा, तुमने गुलाम समझ रखा है मुझे भी और सारे डाउट फैकल्टीज को। 10,000 रुपये तुमने सबको खरीद रखा है। एक तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे, तुम्हें अगर कोई डाउट फैकल्टी 3 घंटे रिप्लाई नहीं करता है, तुम ग्रुप में लिख देते हो 3 घंटे को रिप्लाई नहीं किया, कल उसने तुम्हें लिख दिया, तुम कह रहे हो मजाक बना रहे। क्यों नहीं मजाक बनाएगा तुम्हारा? तुमने क्या गुलामी कर रहा हूँ मैं और ये लोग तुम्हारे हैं? ये बताओ मुझे, तुमने 10,000 में खरीद लिया है मुझे भी और सारे डाउट फैकल्टी को खरीद लिया तुमने। ज्यादा एटीट्यूड हो तो अभी भी 10,000 लो, अभी भी जा सकते हो, पूरा पैसा वापस करूंगा, 1 रुपये नहीं काटूंगा मैं। बीच में मैंने बहुत लोगों को वापस किया है पूरे फीस देके। मैं तुम्हें 1 साल पढ़ा दिया हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है 10,000 लो और जाओ, मुझे कोई फर्क। तुमने खरीद नहीं रखा हमें, तो तुम्हें हमारे हिसाब से चलना होगा, और जितना मैं सर्विस दे रहा हूँ अपना बेस दे रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। तो ये नहीं कि ग्रुप में किसी ने लिख दिया, तुमने लिखा था ना ग्रुप में उस दिन कि 3 घंटों का रिप्लाई नहीं आया, तो हमें तुम्हें समझना पड़ेगा ना सामने वाले की सिचुएशन को। और तुम कल कह रहे हो सर मजाक बना रहे, क्यों नहीं बनाया? मजाक बनाएगा तुम्हारा? जब तुम डाउट फैकल्टी को गुलाम बना के रखे हो, तुम्हें लगता है गुलाम है तुम्हारा वो, 3 घंटे में रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई उसके भी चैलेंजेस है लाइफ को, वो सॉल्व कर रहा है, वो ऑलरेडी एमएससी कर रहा है बच्चा। अब तुम सुभाजीत भाई, सुभाजीत भी आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा है, अब ये थोड़ी है सेमेस्टर छोड़ के तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। तुम जिंदगी संभालोगे उसकी या मैं जिंदगी संभालूंगा उसकी? तो हमें ये भी तो समझना कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलेगा ना। तुम अभी फिर कल कह रहे हो सर आप मुझे इग्नोर करते हो। मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करता हूँ भाई? डाउट क्लास होती है, जो होता है सारे बच्चों को बताता हूँ। जो क्वेश्चन मैं 4 बार करा चुका हूँ, मैं तुम्हें परसों बोला था कि जो क्वेश्चन मैं 4 बार वाले डाउट क्लास में करा चुका हूँ, मैं तुम्हें 4 अलग अलग वीडियो भेज दूंगा, सेम क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, तुम मुझे टेक्स्ट कर, तुम्हें टेक्स्ट किया नहीं किया ना? फिर मेरे पास इतने रोज हजारों टेक्स्ट आते हैं व्हाट्सएप पे, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस दूंगा?
मुझे हजारों लोग रोज टेस्ट करते हैं व्हाट्सएप में, तुम्हें थोड़ी ऐसे, तुम इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी हो मेरे लिए कि मैं तुम्हें ही देखता रहूंगा बेटा तुम्हारा क्या हुआ भाई तुम्हारा क्या हुआ, ऐसे थोड़ी, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। तुम मुझे टेक्स्ट करते कि सर आप बोले थे वीडियो लिंक भेज दूंगा, आप भेज दो विदाउट क्लास का, मान लो मैं टेक्स्ट नहीं कर पाया तुम्हें, मैं भूल जाता हूँ, इतने टेक्स्ट आते हैं, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम सबसे मतलब तुम ही प्रायोरिटी हो मेरे लिए, मेरे पास और कोई काम नहीं है? तो इतना एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, है ना। तुम्हें है अपने हिसाब से चलो, जो हम कर पा रहे हैं वो ठीक है, नहीं तो तुम पर्सनल ट्यूटर लगा लो। लास्ट टाइम भी तुम्हें बोला था कि व्हाई डोंट यू टेक अ पर्सनल ट्यूटर, इतने मार्केट में पर्सनल ट्यूटर है, मैं ही तुम्हें दे दूंगा पर्सनल ट्यूटर जो तुम्हारे लिए सिर्फ अवेलेबल रहेगा। 1000-2000 का घंटे लेते हैं लोग। इवन मुझे भी कई लोग अप्रोच करते कि सर मुझे पर्सनली पढ़ा दो पर आवर का, मैं बोलता हूँ 5000 रुपये लूंगा पर आवर का, मैं पढ़ाऊंगा। इतना अफोर्ड कर सकते हो तो बताओ। ये चीज़ें हैं। और यहाँ मैं 1 घंटे फ्री डाउट क्लास रात को डेली ले रहा हूँ, तो उसमें तुम्हें नहीं आने हैं। और कभी मैंने बोल दिया कि मैंने ऑलरेडी करा रखा, मैं वीडियो भेज दूंगा उसका, तो तुम्हें टेक्स्ट नहीं किया वीडियो भेजो, फिर तुम्हें लग रहा है इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों इग्नोर करूँगा भाई, तुमसे मैं दुश्मनी है? इससे पहले मैं तुम्हें जानता था, तुम अभी आया तभी जाना, जैसे तुम वैसे बाकी 1000 बच्चे हैं, तो मुझे तुमसे दुश्मनी थोड़ी है, किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये चीज़ें हैं। तुम्हें लगता है तुमने फीस दे दिया सब तुम्हारे गुलाम हो गए, और तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, बताओ क्या मतलब है? मैं ग्रुप में रिप्लाई नहीं करता हूं, मैं सारे चैट देखता हूं, मुझे पता चलता है ना तुम्हारे कंप्लेन सारे डाउट फैकल्टी ने किया। मैं तुम्हें कभी रिप्लाई किया? मैं तुम्हें बताओ, तुमने एक बार कल मुझे कंप्लेन किया, बाकी का आप, अरे भाई मैं किसी को नहीं बोलता, तुम्हारा कंप्लेन हर डाउट फैकल्टी मेरे से पर्सनली करता है, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक रिप्लाई किया? कभी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया है? कभी नहीं किया होगा तुम्हें कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोला। ठीक है तुम अपने हिसाब से, लेकिन तुम दूसरों की कंप्लेन करते हो। तुम्हारा कंप्लेन हर डाउट फैकल्टी कर चुका है, कई लोगों ने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है व्हाट्सएप पे, तुम्हें भी पता होगा, मुझे भी पता है, और मुझे वो बता के करता है, ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। और सिर्फ तुम्हें ही ब्लॉक क्यों करता है लोग, बाकी को क्यों नहीं कर रहा है? तो तुम अपने अंदर भी झांक के देख लो, अगर तुम्हें लगे पूरी दुनिया गलत है तो थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देख लो कि तुम्हारे अंदर भी क्या पता वैसी चीजें हो। तुम डाउट पूछते हो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले के लिमिटेशन को समझो, सामने वाले के चैलेंजेस को समझो, उसकी मजबूरियों को समझो, तब जाके आगे बढ़ोगे। ये चीजें हैं। देखो इसको सॉल्व करो, कोई भी 2 ही क्वेश्चन उठा लो, ठीक है ना। जैसे मान लो नवल ने सॉल्व किया तो उसने मेरा अप्रोच नहीं लिया, उसने अच्छा किया अपने तरीके से कर लिया, तभी मैं तो फिर कह रहा हूँ 50 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे उसने सॉल्व किया, अच्छा किया, अपने तरीके से सॉल्व किया, हो गया, हो सकता है। जैसे अब ये तुम्हें कह रहा हूँ, तुम इससे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, मान लो इससे तुम सॉल्व कर लो, तो 2 ही क्वेश्चन अभी उठाओ, पहले 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करो सिंपली। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट वाले को, जैसे 12th क्लास में करते थे 9th-10th में। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2c1 + 4c2 = 7, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2c1 - 2c2 = 1, है ना। इसको ऐड कर लो, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो अगर इसको सिंपली, अच्छा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, c1 को भी सर वहाँ पे 2 होगा लास्ट में। सॉरी हाँ 2 हो गया। तो यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको आप कैंसिल कर लो, तो 4 + 2 6c2 = 9, ऐसा कुछ देखो। अच्छा ये मैंने गलती किया कहीं पे, 5 होगा सर, एक मिनट माइनस करेंगे ना। हाँ अर्ज एक मिनट, अरे यार, तो ना ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये माइनस प्लस और माइनस, ये 2 हो गया। अब सही है देख लो, तो यहां से क्या आएगा, 4 + 2 6c2 = 5, तो c2 की वैल्यू आपकी आ गई 5/6। अब क्या करो, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो आप c2 की वैल्यू, तो कितनी आएगी, c1। केयरफुली कैलकुलेशन करो ना, गलतियां नहीं होगी, केयरफुली करो। तो आप इसमें रख दो किसी एक में वैल्यू, अभी मैं सिर्फ 2 इक्वेशन लेकर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, c2 की वैल्यू रख दो, यहां से c1 की वैल्यू जो आएगी, सो c2 की वैल्यू रख दो 1 + c2। यहां से अगर देखो तो c1 = 1 + c2, अभी मैं निकाले कितना है, c2 निकाला है ना 5/6, तो 1 प्लस कर दो तो 11/6, यहाँ तक ठीक है।
अब क्या किया हमने, C1 C2 निकाल लिया, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 2 इक्वेशन यूज किए हैं, तो मुझे चेक करना होगा कि ये पहली वाली भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप पहले वाले में पुट करके देखोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 4 इंटू C1 मेरा है 11/6 प्लस 2 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है 5/6, तो यहां से क्या आ जाएगा 44 प्लस 10 54 जी, तो कितना आ गया ये 9 आ गया, सो 9 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमने C1 C2 की यूनिक वैल्यूज फाइंड कर ली जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पे C1 C2 निकाल लिया, तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमसे ये हमने समझा यहाँ पे कि एक्चुअली C1 को रखेंगे 11/6 है ना, तो 11/6 इंटू दिस वैल्यू, और ये वैल्यू मुझे कितना दे रखा है 31, सो ये 31 प्लस C2 कितना आया आपका 5/6, सो ये आ गया 5/6 इंटू यहाँ से इसकी वैल्यू जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू मुझे मिली है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 19, तो ये 19 कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी। अब यहाँ से ये जो आएगा यही हमारा k आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है k, हमने यही किया है। तो हम बस ये चेक कर रहे थे कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में ये कैसे फिट हो सकता है, तो उसी तरीके से दिस वैल्यू उसी लीनियर कॉम्बिनेशन में फिट कर देंगे। तो ये अप्रोच है इसका, वरना दूसरा अप्रोच जो नवल ने किया वो भी ठीक है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, अपने तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल लो, अगर आंसर निकाल पा रहे हो दैट इज गुड, और वही एग्जाम में एक्चुअली हेल्प करेगा, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं, तो हमें तो अपने तरीके से सॉल्व करने हैं, तो इससे सॉल्व कर लीजिए। सो डी आ रहा है, फाइन है। अब ये नवल जो सजेस्ट कर रहा था कि एक काम करो, यहाँ से आप जैसे जो वो कह रहा था उसको देखते हो क्या कह रहा था ना, तो यहाँ से जो कह रहा है कि आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो यहां से x प्लस वाई हो गया 25, यही ना भाई, देख लो अब सॉरी 25, 50/6 कितना आ जाएगा यहां से, तो जो भी आ रहा है 25/3, ठीक है यहां तक। अब क्या किया भाई तुम, अब नवल बताओ आगे। इक्वेशन सेकेंड थर्ड को भी ऐड कर देंगे। हाँ अभी अच्छा सेकेंड थर्ड को भी आपने ऐड कर दिया, मान लो ये k है, तो यहाँ से आप कर रहे हो कि हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये आपका 11x प्लस 11y यही ना, बराबर आ गया k प्लस 19, तो यहाँ से आपका x प्लस वाई मिल गया k प्लस 19/11, गुड। अब देखो ये और ये कॉन्साइड कर गया, तो यहाँ से क्या पता चला हमें, तो ये दूसरा अप्रोच है ना। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, सो 25/3 इज इक्वल टू k प्लस 19/11, यही है जी। तो यहाँ से k निकल आएगा, सो k जो निकलेगा 25 इंटू 11/3 माइनस 19, फाइन। सो दिस इज गुड है ना। सो ये अच्छा है कि जैसे इस तरह से कर लिया, ये भी एक तरीका है, और अब कोई तीसरा पर्सन हो तीसरा तरीका ही बता सकता है कि सर ऐसे होगा, इससे भी आंसर आ जा रहा है, दैट्स फाइन। फोर्थ तरीका, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, कितने भी तरीके हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम कैसे सोचते हैं। तो मैंने इस तरह सोचा, इसने इस तरह सोचा, दैट इज ऑल्सो गुड। बट ये है कि जब भी तुम्हें लगे ऐसा हो सकता है, सॉल्व करके देख लो, अगर आंसर आ रहा है दैट इज फाइन। किसी को डाउट है पूछो, अभी इसमें कुछ पूछना है तो तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा है ना, जो यहाँ से आपको मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। अब कुछ और तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट ट्राई किया आप बताइए, डाउट बताइए, और क्वेश्चन बताओ। बताओ भाई अमन, तुम्हारे सारे डाउट बताओ। तुम्हें इग्नोर करने का मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है, मैं किसी को इग्नोर नहीं करना चाहता, मैं जितना अवेलेबल हूँ उसमें मैं बेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो वैसा मेरा कोई पर्पस नहीं है। 76 नंबर देखिएगा। 76 ओके 76 देखो अब इसमें क्या है कि आपको 100 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि हम डिस्कस नहीं किया थ्योरी हमने। आपको पता है भाई नवल, कैली हैमिल्टन थ्योरम जानते हो, बताओ। वो लगेगा, हाँ तो अभी डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस नहीं किया मैंने अभी, तो अभी डिस्कस करेंगे, उससे हो जाएगा ये। सर नॉर्मली पैटर्न भी देख के भी वो सॉल्व वैसे भी हो जाएगा, तो वैसे भी कर लीजिए, ठीक है।
एक तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कर लीजिए कि जैसे क्या करो, जैसे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा करो, जैसे आपके पास a है, आप a स्क्वायर a क्यूब निकालिए और उसके बाद एक पैटर्न मिल जाएगा, फिर a 100 भी आ जाएगा। देखो जैसे करके आप a स्क्वायर फाइंड करो, इसमें क्या आता है, फिर a क्यूब फाइंड करो क्या आता है, फिर आई थिंक इससे एक पैटर्न मिल जाएगा आपको। इस तरह क्वेश्चन JEE में भी आए हैं ना, ये जैम का है हालांकि, लेकिन आप JEE मेंस वाला PYQ देखो, उसमें इस तरह क्वेश्चन है, वहां भी जो हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे वहां था ना इस तरह क्वेश्चंस। तो आप देखो, समझ आया भाई। तो एक तरीका ये है कि आप a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 एंड सो ऑन ये सब निकालो और एक पैटर्न एलिमेंट्स में आपको मिलेगा कि पावर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कुछ एलिमेंट फिक्स रहेगा, तो उस बेसिस पे एक आपको पैटर्न मिलेगा और उस पैटर्न के बेसिस पे आप लिख सकते हो a की पावर 100 और तब शायद मिल जाए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स चाहिए आपको। समझ आया, करके देखो अभी। और दूसरा तरीका है कैली हैमिल्टन थ्योरम, कि हम उसमें वैसा कर ले, a की आइगन वैल्यू निकाल ले, फिर a की पावर 100 की आइगन वैल्यू आ जाएगी, फिर सम, जहाँ तो वो पूछ रहा है, अच्छा आइगन वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से a की पावर 100 का एक्सप्रेशन आ जाएगा और उससे फिर हमारा a की पावर 100 आ जाएगा, जो भी चाहिए 100 चाहिए ना। तो ये दो तरीका अभी समझ आया, फिर से और तरीके हो सकते हैं, आप सोचोगे तो और भी तरीका हो सकता है। कर पाओगे भाई नवल, या मैं करूं आगे, समझ आया कि नहीं? सर कर लेंगे। हाँ अभी ट्राई करके देखो, a स्क्वायर निकालो, a क्यू निकालो, a4 निकालो एंड देन आप इस बेसिस पे उसको जनरलाइज करो कि क्या आता है। नहीं हो रहा है फिर पूछो दोबारा। ये है। और बताओ भाई जिन लोगों ने ट्राई किया अभी तक, जो थ्योरी मैंने कराए हैं पिछले 4-5 क्लासों में, उस पर बेस जो भी डाउट्स हैं बताओ, इस असाइनमेंट में या कोई दूसरे असाइनमेंट में भी। मेनली ये जैम MS का है ना, ऐसे ही MA का भी है, MA का भी अगर आपने ट्राई किया हो तो MA का भी हो सकता है। तो ये तो MS का है ना, ऐसे MA का भी होगा इसमें जो हमने ओपन किया था, ये MA वाला है। सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट डिस्कस करो। तो सॉल्व करके देखना, क्योंकि अभी तो ऐसा है नहीं। अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी ये चीज़ थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं ये तो क्रैमर्स रूल बहुत इजी है सॉल्व करना, मैं इसकी ये डिस्कस कर लेते हैं, तो थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर आगे प्रॉब्लम क्लास होगी, तो कल प्रॉब्लम क्लास ही होगी। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाले थ्योरीज, फिर आप ट्राई करके आओ असाइनमेंट्स। अभी कल इसी बैच जो टाइम आपका है 8 to 9:30, इसमें डाउट ही डिस्कस होगा। बाकी रात को 11:30 के बाद तो डाउट ही होता है, सो जनरली 11, 11:15 के बाद, ये 11:30 के बाद, सो वो है। आज तो जैसे मान लो अभी तुम देखोगे एक अवनीश नाम का लड़का है नेट में, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं 1-1 बजे तक डाउट क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ उसका, सिर्फ अवनीश का ही डाउट होता है। तुम देखो 1 बज जाते हैं जनरली, मैं पिछले 3 क्लास से 1-1 बजे तक डाउट क्लास लिया हूँ। कल नहीं हुआ, कल तो जल्दी हो गया था, उसके पहले तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी, क्लास का टाइम 12 बजे तक, लेकिन वो 1 बजे तक जाता है। 1 बजे फिर मुझे बोलना पड़ता है कि बस भाई रहने दो आज, तब जाके होता है, वरना उसका है तो 2-3 बजा दे वो लड़का, ऐसा है। तो मुझे उससे प्रॉब्लम थोड़ी है, बस ये है कि अच्छा, लेकिन उसका अच्छा लगता है डाउट डिस्कस, क्योंकि वो ट्राई करके आता है। तो जो बच्चा ट्राई करके आता है और सच में सीखने के लिए डाउट पूछता है, तो वो मुझे फिर अच्छा लगता है कि हाँ ट्राई करके आया है। बस ऐसे ही डाउट भेजना, तुमने कुछ भी करके भेज दिया, आप चेक करो सही है कि नहीं है, क्वेश्चन उठा के रोज 100 क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो इसका कोई मतलब थोड़ी है। जेन्युइनली ट्राई करो, सीखने के लिए डाउट पूछो, ये चीज़ें हैं। सर आइगन वैल्यू वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का ही दूसरा नाम है आइगन वैल्यू, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है इसी का दूसरा नाम है आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ये है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट को आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखा है, कहीं कहीं आइगन वैल्यू लिखा रहता है, और उसके वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है। तो एक बार इसका थ्योरी मैं बता देता हूँ, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी तो टाइम है ना, तो प्रॉब्लम डिस्कशन ही होगा आगे। ये है ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो यहीं से स्टार्ट करते, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट करें या पॉलिनोमियल से स्टार्ट करें? इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, चलो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है ना। तो मान लीजिए ऐसा है, लेट ए जो है आपके पास AIJ n क्रॉस n, ठीक है। सो ए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ठीक है, एक स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं। आइगन वैल्यू
या आइगन वेक्टर वो भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है ये, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि लाइक क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है A माइनस लैम्बडा आई, लैम्बडा वेरिएबल होगा यहाँ पे, आप x में भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में आप देखेंगे लैम्बडा की जगह स्मॉल x रहता है, तो उसमें भी आ जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखोगे तो कुछ लोग इसको पॉलिनोमियल भी लिखते हैं, तो जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, अभी मान लो ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो अगर मान लो एन की वैल्यू ऑड होगी तो इसमें लैम्बडा मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव आए, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉलिनोमियल जो बनाते हैं तो वो मोनिक पॉलिनोमियल एक वर्ड होता है, मोनिक का मतलब हो गया कि जो लार्जेस्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 हो, तो वो तब आएगा क्योंकि यहाँ -1 आएगा इस वाले एक्सप्रेशन में। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी एक्स, तो मान लो ऐसा लिख देता हूँ, एक्स वेरिएबल में अगर लिखूँ तो, या लैम्बडा में लिखना है लैम्बडा में लिख लो, सो वेरिएबल यहाँ लैम्बडा ले लो, सो पी ए इन लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसको लिखते हैं -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई। ये बस इस पर्पज से मल्टीप्लाई किया गया है कि जो लैम्बडा की पावर n का कोएफिशिएंट है वो 1 आए, अदरवाइज अगर ये नहीं लिखोगे तो लैम्बडा की पावर n का कोएफिशिएंट -1 भी आ सकता है ऑड n के लिए, ये चीज़ है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू क्या होगा, तो अभी के लिए अगर मैं सिर्फ डिफाइन करूं आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या इसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज आइगन वैल्यू। तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से जो हमें मिलता है कि जस्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है ना, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, बेसिक सा, तो जैसे एक दो क्वेश्चन आसानी से देख लो। ठीक है जी, ये बस याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लैम्बडा इज 0 पॉलिनोमियल, बस मैंने -1 की पावर n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, या ये वही चीज़ है अगर तुम ऐसा लिखना चाहोगे ना, सो दिस पी ए लैम्बडा, कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा, लैम्बडा i माइनस ए का डिटर्मिनेंट, सेम चीज़ है, क्योंकि -1 को इनसाइड शिफ्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या यहाँ से -1 कॉमन ले लो अंदर से तो 1 हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा लैम्बडा i माइनस ए, तो ये लिखो या ये लिखो, ऐसा होगा। जैसे अभी के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो आसान से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो ए अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लो, चलो मैं 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 0 0 2 क्रॉस 2 का ले लें। चलो अभी तुम इस मैट्रिक्स का निकालो जरा, क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पी ए लैम्बडा निकाल के देखो क्या आएगा, तो आसान है ना, लैम्बडा। सो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर है ना, और जैसे आप निकालोगे ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ से क्या, सो जैसे आप अगर ये पॉलिनोमियल लिखोगे इक्वेशन, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे आई है लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकलेगी तो माइनस लैम्बडा क्यूब 0, ये ना, तो यहाँ से जो होगा कि
जो मैं पी ए लैम्बडा लिख रहा था करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू जीरो है ना, इक्वेशन में इक्वलिटी है। पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंट है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें कोएफिशिएंट्स हैं एक्स की पावर नेचुरल नंबर्स के, तो वो है। ये इक्वेशन में क्या है, समथिंग इक्वल टू जीरो, तो ये जस्ट लैम्बडा स्क्वायर है। यहाँ अगर पी ए लैम्बडा लिखोगे तो ये लैम्बडा क्यूब होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लैम्बडा क्यूब होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा। तो आसानी के लिए बता रहा हूँ, मान लो जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही आ जाएगा। कुछ नॉन ट्रिवियल एग्जांपल लेते हैं, जान लो इसी का क्वेश्चन उठा लेता हूँ, पी वाई क्यू वाला ही, जहाँ पे आइगन वैल्यू निकालना पड़े। एक तो यहाँ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस हैं, तो छोड़ो, इसमें देखते हैं। तो चलो इसी का निकाल के बताओ भाई नवल, तुम यही पूछ रहे थे डाउट, इसी में देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा ये बताओ। तो देखो इस मैट्रिक्स में हमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, इक्वेशन निकाल लो आप। a माइनस लैम्बडा आई के डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करो और सॉल्व करो, क्या आएगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ एक मिनट बताओ दोबारा। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अच्छा देखिए बाकी लोग, तो यहां से ये समझ आया कि ठीक है ना, ऐसे अगर पुट करते आप तो ऐसा बनता है यहाँ पे माइनस लैम्बडा बाकी लोग चेक कर लीजिए और बताइए आपका भी यही आ रहा है क्या। चेक करो यही आ रहा है आप लोगों का, कैलकुलेशन खुद से कैलकुलेशन करो समझ आएगा। नहीं नहीं, मोनोमियल का मतलब है मोनिक, मोनोमियल इज लाइक पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म। मोनोमियल मतलब एक टर्म होगा, 2x स्क्वायर मोनोमियल है, मोनिक नहीं है। मोनिक का मतलब है हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर मोनोमियल है, मोनिक दोनों है। 2x स्क्वायर मोनोमियल है, मोनिक नहीं है। इस तरह से मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स। अब यहाँ से क्या हम लोग आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं चाहे तो हालांकि हमें तो चाहिए, इसने पूछा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए की पावर 100। तो एक तो तरीका वो जो सजेस्ट किया वो आसान है कि जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब A4 निकालो, उससे आ जाएगा। अभी क्या होगा यहाँ से देखो, जो लैम्बडा क्यूब है वो हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1, ये है। और अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम आगे लिखेंगे कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करेगी। तो होता क्या है कि जैसे अब ए की पावर 100 है, इसको ब्रेक कर दो वैसे ए क्यूब की पावर कर करके, फिर उसमें वापस अप्लाई करना पड़ेगा, जो थोड़ा है ना वो पड़ेगा ना, तो इससे लेंदी पड़ेगा कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स जो है ना, इसको जो सॉल्व करोगे तो वो आइगन वैल्यू आएगी, है ना। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगी, ये है। सो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई। जब यहाँ कांस्टेंट होता है तो यहाँ आई लिखते हैं, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स में कांस्टेंट ऐड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैट्रिक्स ए प्लस 1 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये यूजलेस हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड होगा। तो हम लोग जब पॉलिनोमियल इक्वेशन को
मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे द कांस्टेंट टर्म विल कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, मतलब 1 विल कन्वर्ट इनटू आई, यहाँ 2 होता तो 2i लिखते, 3 होता तो 3i लिखते, इस तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैसा आ जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो तुम, वापस एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहो, A4 A5 इस तरह करके, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, है ना, 100 तक पहुँचने में। तो इससे बेटा वही अप्रोच, पहले वाला अप्रोच है ना, आसान है, A² A³ A4 करके पैटर्न देख के, तो यहाँ से फिर A100 तक जाना पड़ेगा, मतलब A4 मल्टीप्लाई करोगे तो A³ प्लस समथिंग आएगा ना, उस तरह से, तो पावर कम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखो, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसमें लैम्बडा की वैल्यूज क्या आएगी सॉल्व करके, 1 with AM2 and -1 with AM1. अच्छा मतलब लैम्बडा एक तो 1 आएगा, और क्या बोले तुम, 1 2 बार और -1 एक बार. 1 2 बार -1 एक बार, 1 1 -1, अच्छा ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका रैंक 3 होगा, ऐसा है, ओके। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है क्योंकि डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो होगा ना। अभी एक प्रॉपर्टी याद आ गया, रैंक और आइगन वैल्यू का रिलेशन। तो ये आइगन वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू निकल के आई ना, सो दिस मैट्रिक्स हैज ए की जो आइगन वैल्यूज है, ए हैज आइगन, बाकी लोग वेरीफाई कर लो, ए हैज आइगन वैल्यूज 1 1 -1। तो n क्रॉस n के मैट्रिक्स में एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज होगा विथ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, जैसे यहाँ 1 1 2 बार आया था, हम बोलेंगे 1 इज द आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल था, सो ये हमारे पास ए का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर लिखूं मैं कि इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर आप लिखेंगे इसका, सो पी ए लैम्बडा, तो ये आपका आ जाएगा यही लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 1, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ये जो हमने लिखा हुआ है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। और ये जो वैल्यू निकल के आई दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रूट विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइगन वैल्यू, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आया, तो ये आ गया। अब बचता आइगन वेक्टर, तो उससे पहले निकालोगे ना आइगन वेक्टर किसी मैट्रिक्स का, ये देखो अभी ये क्वेश्चन आइगन वैल्यू पे भी है, ये भी आइगन वैल्यू पे ही है, चलो तो लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा ना, चलो पहले ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आइगन वैल्यूज है एम का, ठीक है ना, सो अल्फा बीटा गामा आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम, गामा 1 है, अल्फा मोर देन बीटा है, तो बताओ कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालने होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज होंगी, फिर उसके बाद डिसाइड होगा, निकालो आइगन वैल्यूज क्या होगा। हालांकि बहुत सारे अप्रोच, तो इसको ट्रेस और प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं ना, 2 इक्वेशंस बना के. हाँ उससे आसानी से हो जाएगा, ऐसे थोड़ा लेंदी पड़ेगा, है ना। तो क्या आपको बता रखा है कि एक आइगन वैल्यू 1 है, आपको एक्चुअली ऑलरेडी गिवन है कि एक आइगन वैल्यू 1 है, तो कोई बात नहीं, तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो और उसमें एक रूट तो पता ही है 1 है, बाकी 2 निकालने पड़ेंगे, सो एक फैक्टर ये होगा, वरना दूसरा तरीका आसान होगा, मैं लिख देता हूँ फिर मुझसे बात करते हैं। सो बेटर मैं प्रॉपर्टीज लिख ही देता हूँ। तो जैसे अभी मैंने क्या डिफाइन किया, अभी तक हमने डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, रूट्स विच इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। अब होता क्या है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा, जो आप ऑलरेडी जानते भी हो। तो इसमें ये होता है कि एक कोई n, बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैज डिटर्मिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैज आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कि सम ऑफ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका क्या मतलब है, सो इसका ये मतलब हुआ दैट इज, अगर मान लीजिए n आइगन वैल्यूज तो होंगी इसके पास विथ मल्टीप्लिसिटी, तो इसका सम इक्वल होगा a11 प्लस a22 अप टू ann। इंडिविजुअल जरूरी नहीं कि, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पहला 1 इसके इक्वल, हम ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज
is equal to sum of all diagonal entries. Sum of all diagonal entries are called trace and sum of all eigen values, ये निकालेंगे दोनों इक्वल आएगा. दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ दैट इज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा n. सपोज n क्रॉस n की मैट्रिक्स, इट विल हैव एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी. तो यहां से क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो यहां से क्या आएगा आपके पास? ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल. ठीक है, एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A has exactly n आइगन वैल्यूज, है ना, विथ मल्टीप्लिसिटी. विथ मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीप्लिसिटी काउंट करेंगे. अगर 2 बार आया तो हम 2 काउंट करेंगे. 1 1 जैसे आया, जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें क्या आया था? 1 1 -1. सो देयर आर एग्जैक्टली 3 आइगन वैल्यूज, है ना. सो हम जो डिस्टिंक्ट है, मतलब वो तो ठीक है, रिपीटेड है उसको भी 2 काउंट करेंगे. मतलब जितनी बार है उतने काउंट करेंगे. विथ मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हुआ. सो एन आइगन n क्रॉस n मैट्रिक्स A हैज एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी. विथ मल्टीप्लिसिटी. So an n cross n matrix A has exactly n eigen values with multiplicity. ठीक है ना. That may be complex or real, है ना. That may be real number or complex number. So जरूरी नहीं कि आइगन वैल्यू रियल नंबर ही आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है. ठीक है. और एक चीज और जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर. ये जानते हैं आप लोग? कॉम्प्लेक्स रूट्स किसी भी इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं. मतलब अगर a प्लस आयोटा भी किसी इक्वेशन का रूट है तो a माइनस आयोटा भी उसके साथ आएगा ही. मतलब ये ऑब्वियस है. तो मीन्स ये है कि कहीं पे आपको अगर आइगन वैल्यू मिलती है a प्लस आयोटा भी, तो a माइनस आयोटा भी आइगन वैल्यू होगी ही, बिकॉज आइगन वैल्यू इज द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो यहां से क्या मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज will come in pair या will appear in pair, है ना, will be in pair. मतलब अगर कोई 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है या किसी भी ऑर्डर की, ऐसा कभी नहीं होगा किसी मैट्रिक्स के पास 3 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगा या 1 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगा या 5 होगा. ऐसा कभी नहीं होगा, है ना. या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे. ऑड में नहीं आएगा, हमेशा पेयर में आएगा. अगर आयोटा आइगन वैल्यू है तो ऑब्वियसली माइनस आयोटा होगा ही आइगन वैल्यू. ठीक है, ये इक्वेशन की प्रॉपर्टी है. और चूंकि आइगन वैल्यू इक्वेशन के रूट्स हैं तो दैट्स व्हाई इट विल सेटिस्फाई. सो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू विल बी इन पेयर. दैट इज कि अगर ऐसा है a प्लस आयोटा बी इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a, देन a माइनस आयोटा बी विल ऑल्सो बी एन आइगन वैल्यू ऑफ a. ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स कम्स इन पेयर. एक तो ये है. दूसरा, if rank of n क्रॉस n मैट्रिक्स A is R. मान लो R जो है रैंक है मैट्रिक्स A का और A का ऑर्डर है n क्रॉस n. सो R इज द रैंक ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A, वेयर जहां पे ऑब्वियसली R जो लेस देन इक्वल टू n होगा, ये आप जानते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली ना R की वैल्यू 0 से n तक होगी. प्रॉपर्टी है ये. देन A has exactly R non-zero eigen value with multiplicity. क्या समझ आया? तो अगर मैट्रिक्स की रैंक 1 है तो उसके पास एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी. अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो उसके पास 2 ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी. तीसरी है ना, मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो उसके बाद 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी. मैट्रिक्स का रैंक 4 है तो 4 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी. एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी के लिए
कोई भी ऐसे एग्जाम्पल बना लो, मान लो जैसे अभी के लिए 1 1 1। चलो ये एग्जाम में जो आया हुआ है हमारे जैम एमएस में, वो ये आया हुआ है, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में जैम एमएस में। तो इसके बारे में बात करते हैं। बताओ इसका रैंक कितना है? ये 4x4 की मैट्रिक्स है और इसका रैंक कितना आएगा जी? रैंक इज द नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट, 1 होगा। सो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट हाँ, सो ठीक है ना। सो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम इज द रैंक। तो इसमें सब इक्वल ही है, तो एक दूसरे का मल्टीपल है, एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट रो है, तो इसका रैंक 1 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के पास एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी। तो मतलब 4x4 मैट्रिक्स है, तो एक कोई नॉन जीरो नंबर होगा जो आइगन वैल्यू होगी, बाकी 3 जीरो आएगा। तो क्या होगा? और एक और थ्योरम होता है, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ, फिर इस पे आते हैं। सो अगर किसी रो का सम सेम ही है, हर रो का सम, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो उसकी आइगन वैल्यू है एक्चुअली। तो मैं तुम्हें अगर ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज की, कि लेट सम ऑफ ईच रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज आर। मान लो मैट्रिक्स के रो के हर एलिमेंट का सम सेम ही है, वो आर है। देन या मान लो कोई भी नंबर ले लो, लैम्बडा आर, लैम्बडा ले लो। तो इफ सम ऑफ ईच रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज आर, ईच रो और कॉलम, यही चीज कॉलम के लिए भी है, देन लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यही चीज कॉलम के लिए भी वैलिड है। सो सेम थिंग वर्क्स फॉर द कॉलम ऑल्सो। कि लेट सम ऑफ ईच कॉलम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज लैम्बडा, देन लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू। अगर इस प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस मैट्रिक्स में हर रो का सम 4 है और हर कॉलम का सम भी 4 है। इसका मतलब है कि 4 इज एन आइगन वैल्यू। और ये थ्योरम कहता है कि चूंकि इसका रैंक 1 है, तो इसमें एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, तो बाकी 3 को जीरो होना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का जो सारे आइगन वैल्यू है, ऑल आइगन वैल्यूज आर, ये होगा 4 0 0 0। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 4 ऑर्डर की आएगी, मतलब 4 डिग्री की आएगी एक्चुअली। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा, लैम्बडा 4। तो क्या आएगा यहाँ से? तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, a माइनस लैम्बडा आई के डिटर्मिनेंट बराबर 0 करोगे, तो चूंकि हमें रूट्स पहले से पता है, तो अगर रूट्स पता है तो हम पॉलिनोमियल बता सकते हैं क्या होगा। तो क्या आएगा पॉलिनोमियल? लैम्बडा माइनस 4 इंटू लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 0, यही आएगा। तुम इसको सॉल्व करो, यही आएगा। ठीक है, तो सर जितना रैंक होगा उतना ही आइगन वैल्यू होगा। उतना नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा, उतना आइगन वैल्यू ध्यान से पढ़ो, इसलिए डिवीजन जरूरी है। उतने नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगे, रैंक जितना होगा उतना नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा। ये है, ठीक है भाई। तो आगे देखो, बाकी तो यहां पे आ जाओ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली आप लोग, इसका 7 आ जाएगा ना। बाकी लोग देखिए, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, और है ना, एक आइगन वैल्यू तो दे ही रखा है ना गामा। तो आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5,
और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कितना है डिटर्मिनेंट भाई बताओ, बताओ भाई अमन, तुमने फाइंड किया है ना? डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे फाइंड किए? कोई बताओ जिन्होंने। जीरो माइनस लेमडा से कर करके। अच्छा, तो लेकिन हमें अल्फा बीटा इंडिविजुअली चाहिए ना, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा। हाँ फिर भी सर 5 आया डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट भी 5 आएगा पक्का? -5 -5 है ना, वही तो। सो यहाँ से अभी क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -5 हो गया, और गामा मुझे पहले से दे रखा है, गामा को 1 रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 4 एंड अल्फा इंटू बीटा आ गया -5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2 नंबर्स जिसको ऐड करने पे 4 आता हो, 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -5 आता हो, तो ऐसे ही दिख रहा है 5 एंड -1 है ना। सो अल्फा 5 बीटा इज -1, एक ये पॉसिबिलिटी है, या अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 5। लेकिन इसने कह रखा है कि अल्फा को बोलो जो लार्जर है, तो कौन सा वाला केस लोगे? ये, तो ये आउट कर दो, तो यहाँ से ये अल्फा लार्जर देन बीटा है, तो अब हो गया, तो अब यहाँ से आप निकाल लो, इजी है ना। देखो तो अब आपको अल्फा मिल गया 5 और बीटा मिल गया -1। सो अल्फा 5 एंड बीटा -1 पुट कर लीजिए, तो यहाँ से 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -1 ये हो गया, सो 10 माइनस 3 ये हो गया 7। ठीक है जी, तो आ गया ना, सही है। एक दो और प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ, फिर आइगन वैल्यू वेक्टर लिखाता हूँ। तो जैसे ऐसा है, सो लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स with an eigenvalue lambda या characteristic root lambda. Now if p और x मान लो ऐसा है, be a polynomial, ठीक है, then जो आइगन वैल्यू ऑफ देन p ऑफ लैम्बडा, ये पॉलिनोमियल है देखो, तो दिस p लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ p ऑफ a मैट्रिक्स p a, है ना। इसका क्या मतलब है? दैट इज, अगर मैं वैसे लिखूं कि a की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो कहने का मतलब a स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर होगी, a क्यूब की आइगन वैल्यू लैम्बडा क्यूब होगी, एंड सो ऑन, a की पावर n की आइगन वैल्यू लैम्बडा की पावर n होगी। अब जैसे मैंने कहा कोई पॉलिनोमियल है, मान लो जैसे यहाँ लिख दिया ना, तो जैसे मैट्रिक्स है a0 प्लस a1 टाइम a प्लस a2 टाइम a स्क्वायर an टाइम a की पावर n, ये एक मैट्रिक्स है, मान लो इसका नाम मैट्रिक्स b है, इसी b को मैंने वहाँ पे ऐसा लिखा है pa, ठीक है ना। p इज द पॉलिनोमियल हेयर, सो पॉलिनोमियल ये है, सो दिस हैज आइगन वैल्यू, दिस हैज आइगन वैल्यू, यही a की जगह लैम्डा रख दो, सो a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन an लैम्डा की पावर n, और इसी को हमने क्या लिखा है? दिस इज p लैम्डा, इसी को लिखा था। तो मतलब pa मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू p लैम्डा होगी, ठीक है। अगर a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, बाकी a एंड a ट्रांसपोज का ट्रेस सेम है, डिटर्मिनेंट सेम है, आइगन वैल्यू सेम रहेगी, इवन ये भी सेम ही रहेगा ना। सो ठीक है ना, a एंड a ट्रांसपोज आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, बट इनके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट, जैसे a एंड a ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, है ना, इनके आइगन वैल्यूज कॉमन होंगे, और इफ
मान लो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन एंड लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन 1 by lambda is आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। सो 1 by लैम्बडा आइगन वैल्यू होगा ए इनवर्स का, सो 1 by लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो वैसा हो जाएगा। एक और थ्योरम है कि मान लो लेट लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड म्यू इज आइगन वैल्यू ऑफ बी, एंड साथ में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, देन ए प्लस बी, देन ये जो लैम्बडा प्लस म्यू इज आइगन वैल्यू ऑफ लैम्बडा प्लस म्यू इज आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। देखो तो हमेशा ऐसा ऐड नहीं कर सकते, ऐड तभी कर सकते जब वो कम्यूट करे तब। ये कम्यूट कौन करेगा, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है ना। आइडेंटिटी मतलब ए को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी के साथ ए आएगी, या स्केलर मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगी, जैसे इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सो जैसे थ्योरम ये है कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक, such that AB is equal to BA for all n cross n matrix B, then क्या कह रहा हूं, A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इस तरीके से है कि ए बी और बी ए इक्वल है। आप जानते हैं इन जनरल जरूरी नहीं दोनों इक्वल आए, बट यहां बता रखा है कि आपको ए बी और बी ए इक्वल आ रहा है, चाहे कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स बी ले लो। तो इसका क्या मतलब है, ए क्या होगा, देन ए इज, एक तो ऑब्वियस चॉइस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा अगर ए को आई ले लो तो आई इंटू बी, बी इंटू आई वो हो जाएगा। तो इनफैक्ट आइडेंटिटी में क्या है कि धारा डायगोनल 1 है। अगर जो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल्स पे इक्वल एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल्स जीरो होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। सो देन ए इज एक्चुअली, सो ए इज स्केलर मैट्रिक्स, ए क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कि एक मैट्रिक्स जो हर किसी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, वो भी स्केलर मैट्रिक्स ही है ना। तो इस तरह से, तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए जैसे आप देखते हो मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ कि हमें ये पता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट करेगी। तो मान लो ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 आएगी, तो 1 प्लस लैम्बडा आइगन वैल्यू होगी ए प्लस आई की, ए प्लस आई की आइगन वैल्यू होगी 1 प्लस लैम्बडा, ठीक है। तो ये तो कुछ आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज है। अभी थोड़े से आइगन वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम आइगन वैल्यू पे ही तो कैली हैमिल्टन थ्योरम मैं भी लिख देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम है ना, ये क्या कहता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम सिंपल है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पढ़े हैं, आइगन वैल्यूज देखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट है वो आइगन वैल्यू है। तो ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगी अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, अभी के लिए मैं आपको अगर लिखूं 0 1 0 0, बताओ भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा ये होगा। इसको अगर और फर्दर लिखे, ओके एक मिनट, तो यहाँ से लैम्बडा 1 0 दिस इज 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी, है ना।
सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। और आप जानते हैं ये कह रहा है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर आप चेक करना चाहो तो इजीली आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर यहाँ पे 0 आएगी। ये बता रहा है कि ए स्क्वायर 0 आएगी, और आप चेक भी कर सकते हो ऐसा होगा। सो हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं उसी को आइगन वैल्यू बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं। तो इसके पास जो आइगन वैल्यूज हैं 0 0 है ना, 0 0 है। लेकिन यहाँ पे तो वो थ्योरम, एक मिनट, यस सर, बिकॉज ए निलपोटेंट है। हाँ निलपोटेंट तो ठीक है, लेकिन इसका रैंक कितना है? 1। फिर तो वहां पे गड़बड़ हो गया। तो वन वे थ्योरम है ना, तो मैंने क्या लिखा था? इवन ओनली इफ नहीं है, वो वन वे थ्योरम है। तो वो वन वे है, तो मैंने कन्वर्स लिखा है, इसका उल्टा हो गया ना। इसमें मतलब वन वे थ्योरम, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, वो इफ एंड ओनली इफ लिखा था वहां पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज रैंक ऑफ ए? तो आई थिंक अदर वे लिख दिया क्या मैंने, रैंक इज 1, राइट। तो इसका कितने आइगन वैल्यू है? इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या है? 0 0। तो इसका क्या मतलब है? तो गड़बड़ है ना। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? तो वहां लिखा था कि अगर रैंक 1 है तो एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी। आई थिंक उल्टा होगा, अगर एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो रैंक 1 होगी। कन्वर्स ट्रू नहीं है, वन वे है ना, तो ऐसे उन्होंने कन्वर्स लिख दिया उसका। एक मिनट, इसमें तो इसमें कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में चेक कर लो एक बारी, कहीं मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ए माइनस लैम्बडा आई, ए माइनस लैम्बडा आई, सो लैम्बडा तो ठीक है। सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 0, तो लैम्बडा स्क्वायर इज 0, लैम्बडा इज 0 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा हमें, लैम्बडा इज 0 0, यही है। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो इसके दोनों आइगन वैल्यू 0 है, लेकिन रैंक तो इसका 1 है, तो इसमें एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो रैंक 1 होगी, कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा है थ्योरम, किस वे में? मतलब ये वन वे स्टेटमेंट, वहाँ भी वन वे ही लिखा होगा, लेकिन मतलब कन्वर्स वे में लिख दिया शायद। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? हाँ पहले यही लिख दिया ना, एग्जैक्टली आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी। तो रैंक तो उसका 1 है, तो रैंक 1 है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? ओके तो इसमें निलपोटेंट मैट्रिक्स को आउट करना पड़ेगा तब जाके होगा, या मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि क्योंकि निलपोटेंट में एट द एंड क्या होगा, सारे आइगन वैल्यू 0 ही होगी, है ना। सो इसको टाइम भी हो गया, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। वो इसका कन्वर्स ट्रू होगा, उल्टा मैं लिख दिया शायद, मतलब इसका अदर वे ट्रू है कि चेक करो कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैं देखता हूँ एक बार, रुको, फिर उसको करेक्ट करता हूँ। सो रैंक इज आर, देन इट हैज एटमोस्ट आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ओके, यहाँ मैंने एग्जैक्टली लिख दिया ना, तो यहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ है, एटमोस्ट आर होगा एक्चुअली ये। इसका क्या मतलब है अब समझो। तो ये है एटमोस्ट आर, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आर नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो सकती है ना, ये थ्योरम है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज रैंक आर देन इट कैन हैव अप टू आर नॉन जीरो आइगन वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें रैंक 1 है तो इसमें मैक्सिमम एक ही नॉन जीरो आइगन, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो सकती है। तो वो एक क्या है, मतलब दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती इसमें। तो ये ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ए हैज एटमोस्ट आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब वो भी ठीक है, यहाँ भी अब ओके है ना। तो इसमें मुझे थोड़ा गलती हुआ था लिखने में मुझसे, क्योंकि निलपोटेंट में हमेशा मान लो अगर 3x3 की निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 भी हो गया, तो एटमोस्ट आर नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतने। तो इसमें क्या था, इसका रैंक 1 था, तो इसमें मैक्सिमम एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो सकती है। अब वो क्या होती है, जो इसका सम है। तो ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सो इसमें मैक्सिमम एक नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो होगा। तो ये मैं ठीक है, बाकी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने रैंक तो 1 है, तो इसका मतलब है कि एटमोस्ट 1 जो होगा नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी। ज़्यादा ज़्यादा एक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैक्सिमम एक है, एटमोस्ट 1। तो एटमोस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, लेकिन एक भी नहीं हुआ। तो एटमोस्ट में तो ये भी आया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि नीलपोटेंट में हमेशा वो फेल होगा, तो नीलपोटेंट की वजह से चेंज करना पड़ा। ठीक है, बाकी और कुछ मिले तो बताना है, देख लो एक बारी। यस यस, रेफरेंस ठीक एक बार ग्रुप पर भेज दो ना। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, चैट में कुछ लिखा है क्या? ये तुम जस्ट, मैं बुक का स्टेटमेंट भेज देता हूँ। एक्चुअली कोई पर्टिकुलर एक रिसोर्स है नहीं जो तुम्हें मैं भेज सकूं, तो इसमें बट ठीक है, मैं तुम्हें इस थ्योरम का स्टेटमेंट भेज दूंगा। अभी ना टाइम भी हो गया, तो मैं इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ही कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने आइगन वेक्टर नहीं कराए। ये लिखा देता हूँ आइगन वेक्टर, फिर अगले क्लास में इसको एक्सटेंड कर देंगे। सो आइगन वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर? और नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा बी। हम्म नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा बी। हम्म अच्छा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में ये ट्रू है, ये जो मैंने लिखा था ना, दैट इज ओके फॉर द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, लेकिन वो है नहीं। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने लिए है ना, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे फेल हुआ है। दिस सेज कि इन द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर हैज एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो ये मैट्रिक्स, ये इक्वलिटी तब होगी जब वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो वो थ्योरम इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, लेकिन डायगोनलाइजेबल जैम के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। गेट में है तो वहाँ डिस्कस किया था मैंने ये, तो यहाँ पे डायगोनलाइजेबल वर्ड हटा दिया, तो उसमें ऐसा होगा। If matrix is diagonalizable, then rank R matrix has exactly R number of non-zero eigen values. But अगर in general at most, क्योंकि nilpotent matrix diagonalizable नहीं होगा, तो ये diagonalizable नहीं है, तो इसमें फिर वो फेल हो जाएगा थ्योरम। ठीक है, अभी के मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर कल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन और एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या होता है कि अ नॉन जीरो वेक्टर, a non-zero vector v such that av is equal to lambda v is called, है ना, एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर v जिसमें a b is equal to lambda v हो जाए, is called आइगन वेक्टर, is called आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की और वी एक नॉन जीरो वेक्टर है जहाँ पे ए भी इज इक्वल टू लैम्बडा वी हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं वी इज द आइगन वेक्टर। ठीक है, तो इसी को अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये जो ए वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी है, इसको लेफ्ट साइड में बुलाएंगे, तो ये आ जाएगा ए वी माइनस लैम्बडा आई इंटू वी, क्योंकि ये तो नंबर है ना अभी, तो या कॉमन लोगे तो या लैम्बडा भी अभी लिख दो, बाद में जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा,
ए माइनस लैम्बडा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, दोनों सेम ही है, ठीक है ना, बोथ आर सेम। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी निकल के आएगी दैट इज द आइगन वेक्टर, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, है ना। सो वी इज नॉन जीरो वेक्टर वी। सो नॉन जीरो वेक्टर वी इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए पिछले भी कंटिन्यू कर लेते, यही वाला कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो ये जैसे था तो इसमें हमें क्या मिला था 0 1 0 0, तो इसका आइगन वैल्यू 0 ही आया था, है ना, बोथ आइगन वैल्यू आर 0। तो अगर मैं आइगन वेक्टर इसमें निकालता हूँ तो ए बी इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें, ए वी इज इक्वल टू 0 भी, यही होगा। सो ए बी इज इक्वल टू 0 भी, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सो क्या होगा, ये तो 0 ही हो गया। सो ए वी इज इक्वल टू 0। अब ए रख दो तो ए तुम्हारा है 0 1 0 0, वी रख दोगे, मान लो वी को मैं एक्स वाई मान लिया, या x1 x2 ले लो, x1 x2 ले लिया, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो जरा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 0x1 प्लस x2 बराबर 0 और दूसरा 0 बराबर 0, तो सिर्फ यही सॉल्व होके आया, है ना। ये तो 0 बराबर 0 ऑब्वियस है, तो इससे समझ आया कि x2 इज 0। मैंने v किसको माना है, मैंने v माना था x1 x2 को, और ये इक्वेशन ने क्या इंप्लाई किया, दिस इक्वेशन इंप्लाइड x2 इज 0, तो x1 कॉमा 0, दिस इज द आइगन वेक्टर। अब x1 आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन कंसिडर x1 एज एनीथिंग। सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स वो आइगन स्पेस बनाते हैं, जो कि एक वेक्टर स्पेस होता है। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो v लिखा है ना, ये एक्चुअली स्पैन हो जाएगा 1 0 का। तो अभी एक तुम कोई अपनी मर्जी से x1 का, तुम्हारा जो भी फेवरेट नंबर कोई चूज कर लो x1, उससे आ जाएगा आपके पास। सो v इज इक्वल टू 1 0, दिस इज आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू ए। तो ये एक आइगन वेक्टर है, 0 इसकी आइगन वैल्यू है और 1 0 इसका आइगन वेक्टर। अब देखो हुआ क्या है कि आइगन वैल्यू 0 2 बार है, आइगन वेक्टर एक ही मिला है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। तो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसलिए डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो मैं कल इसको डिस्कस करता हूँ। और तो मोरलेस थ्योरी तो हो ही गया है, बस एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो डिस्कस करेंगे, तो कल भी मैं इसी पार्ट को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। बाकी थ्योरी तो हो ही गया, कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स एंड वेक्टर, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो एक दो और थ्योरम्स होंगे जो कल डिस्कस करेंगे, बाकी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू।